नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इसके पिछले वाली क्लास में आप सभी लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में एम्पिरिकल फार्मूला हुआ या मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि हम इनको कैसे निकालते हैं या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। मैंने इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, एक बात मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरी ज़िंदगी में उन चीज़ों को स्किप जरूर कर दीजिए जो आपके काम की नहीं है, लेकिन ये क्लास आपकी बड़ी काम की है, तो आप सभी लोग इसको कभी भी स्किप मत करिएगा। शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरी मेहनत मुझे लगेगा सफल हो रही है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए, आज मैं आपके सामने क्या बताने वाला हूं, मैं उसको पहले से आपको बता देता हूं। होता ये है कि हम सभी लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। वास्तव में हम आपको बता दें, ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसके क्वेश्चंस हम सभी लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जो मोल कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर है, इसमें आज आप पढ़ेंगे जो पहला पॉइंट, वो पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। क्या पढ़ेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। और दूसरा आप सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में आपको याद होगा 5 केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है, जिनमें से आज मैं आपको 3 बताऊंगा। एक आपके पास है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपके पास पहला है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या आप इनको ऐसा बोलिए डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है। तीसरा आप सभी लोग जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों से केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ होता है, ये कई तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। पहली बात, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साइंटिस्ट लेवोसियर ने दिया था, और उसी जगह लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था और इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आप देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया है लेवोसियर ने, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो या कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो दिया है प्राउस्ट ने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो क्या है? डाल्टन है। 2 और है, एक गैलुसैक लॉ है और एक अवोगाद्रो लॉ है। आगे चल के आप सभी लोग पढ़ेंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा। हाँ, आज जो इस क्लास में और एक नई बात सीखेंगे वो सीखेंगे डेंसिटी। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर डेंसिटी तो हम सभी लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, पर यहाँ पर डेंसिटी कुछ अलग होगी और उस डेंसिटी को हम सभी लोग रियल में जो नाम देंगे, जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, और इसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। और लोगों को शॉर्टकट चलना पसंद है, इसलिए आप बुक में कई जगहों पे देखे होंगे तो VD लिखा होता है। तो व्हाट इज VD? VD इज अ वेपर डेंसिटी, और आपको इस चैप्टर में वेपर डेंसिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मैं दूर कराऊंगा, आप बस वेट करिए। देखिए, इतने टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, अब एक एक करके हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इसलिए क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं,
कि आप सभी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप सभी लोगों को ये भी मैं बता दे रहा हूं कि आपको जब पूरी क्लास पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, नहीं तो मुझे लाइक की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप सभी लोग ज्वाइन होइए, शुरू से लेके अंत तक क्लास का लुत्फ उठाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब मैं एक एक करके सारी बात को बताता हूं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सबसे पहला आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, इसको हम सभी लोग दो तरह से कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये तरीका होता है, पहला कि जो हमारे पास एटम है, नाइदर, देखिए जो आपका एटम है, एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एटम होता है वो ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, अगर ये कोई लॉ होता है तो लॉ के बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है जो हमारा एटम होगा वो ना तो क्रिएट किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ये आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हाँ इसको हम सभी लोग एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होने से पहले जितना मास रिएक्टेंट का होगा वो जो मास रिएक्टेंट का है वो मास आपका इक्वल होगा किसके, बताइए, प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि रिएक्शन के टाइम पे कहीं पर ना तो मास लॉस हो रहा है और ना ही मास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब जो मास है वो टोटली क्या है, कंजर्व है, सुरक्षित है। तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कि मास क्या है, कंजर्व है ड्यूरिंग रिएक्शन। बात समझ में आई? यानी रिएक्शन में जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो आप पे मास बिल्कुल क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, कहीं पर वो चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आई आपको? और ये आपका दूसरा तरीका हो जाता है। अगर आपको एक और तरीका बोलना है तो ऐसा बोल दीजिए कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम मास विल बी कंजर्व। कंजर्व मतलब ये होता है कि वो एकदम से क्या है, रिजर्व हो चुका है, वो वहां पे कोई ना तो आ सकता है, कुछ भी नहीं, कंजर्व हो गया है, एकदम सुरक्षित हो चुका है। ठीक है, कंजर्वेशन को हिंदी में बोला जाता है संरक्षण, मतलब उसकी कहीं न कहीं सुरक्षा हो चुकी है। तो आप बिल्कुल आप अच्छी तरीके से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। पहला तरीका है भैया कि एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना प्रोड्यूस होगा, हाँ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जरूर एक्सचेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये पहला तरीका है। दूसरा है कि जो मास होता है रिएक्टेंट का जब रिएक्शन नहीं हुआ रहता है और रिएक्शन होने के बाद जो मास प्रोडक्ट का होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब है कि मास रिएक्टेंट इज इक्वल मास प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा एक मतलब है भाई कि हम सभी लोग कह सकते हैं रिएक्शन के टाइम पे कहीं पर ना तो मास क्रिएट हो रहा है और ना ही मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है।
बात समझ में? तो अब आप अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि मास क्या है टोटल पूरे रिएक्शन में, एकदम से कंजर्व है। कोई डाउट इसमें हो तो बताइए। ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप उस एग्जांपल से समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए रियल में आपको मैं बता दूं, इस पर बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था और उस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा अभी कुछ देर में। थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से जानिएगा। दो साइंटिस्ट की कहानी मिलेगी आपको और आप अच्छी तरीके से समझेंगे उसको। अभी मैं आपको उसको बताऊंगा। पहले इस लॉ के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या था भाई? देखिए एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर हम वाटर के बनने की बात करें तो सिंपल सी बात है, वाटर का जब फॉर्मेशन होता है तो जो रिएक्शन होगा ये आपका होगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2H2O। अब आपको हम थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। आप सभी लोग ऐसा कहेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद, प्लस मीन्स क्या हो जाएगा कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। पढ़ने का तरीका समझ में आया क्या? क्या है, क्या बोलेंगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 mole of oxygen and produce 2 mole of वाटर। देखिए ये आगे चल के आपको ऐसा ही पढ़ना है। जैसे अगर हम यहां पर देखें कार्बन प्लस O2 CO2, आप बोलेंगे 1 मोल कार्बन कंबाइंड विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चल के आप देखिए जैसे CH4 है, 3O2 है, यहाँ CO2 है और यहाँ 2H2O है, ये 3O2 नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2O2। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या कहेंगे 1 मोल मीथेन combined with या react with 2 mole of oxygen and produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। मतलब मेरे कहने का है कुल मिला के आप ऐसे ही रिएक्शंस को पढ़ा करेंगे और अपनी आदत भी डालिए कि हमको रिएक्शन ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब आपको हम जो एग्जाम्पल देना चाहते थे, अब आप देखिए जैसे वाटर के फॉर्मेशन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप इन्हें अच्छी तरीके से देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा मोल ऑफ रिएक्टेंट बताइए। देखिए रिएक्टेंट का कहने का मतलब है कि आप सभी लोग पूरी कहानी पढ़ेंगे बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने से पहले की कहानी पढ़िएगा। रिएक्टेंट का कितना मोल होगा जरा बताइए। तो रिएक्टेंट का कितना मोल है बताइए? 2 मोल कौन सा है? H2 है प्लस 1 मोल कौन सा है बोलो? O2 है। तो अब आप बताइए जब मोल मुझे पता चल जाता है तो हम सभी लोग मास भी निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला याद रहे, मोल इज इक्वल क्या होता है मास बाय मोलर मास। इसका मतलब है मास निकालना है तो मोल में मोलर मास क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कब? बिफोर रिएक्शन। ये चीज लिखना मत भूलिएगा, लेवोसियर साहब यही समझाना चाह रहे हैं। अब यहां पे देखो 2 मोल H2 मतलब 2 है, H2 का मोलर मास कितना होगा 2 होगा। 1 मोल आपके पास क्या है O2 है, O2 का होगा 32। ये टोटल आप जोड़ लीजिएगा, ये लगभग कितना आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने यहां पे किया है बिल्कुल वैसे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कहिए क्या? मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हम वर्ड लिखेंगे? आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद। तो अब आप बताइए कितना मोल है? तो आप बोल सकते हैं सीधा कि 2 मोल ऑफ क्या है H2O है। और जब 2 मोल H2O है तो हम लिख सकते हैं आगे चल के मास ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारे पास प्रोडक्ट का मास कितना है। तो सिंपली आप बोल दीजिए 2 और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ये आगे चल के फिर से देखिए क्या हो जाएगा 36 ग्राम।
मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन और मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि भैया कि रिएक्शन में क्या होता है कि जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ में? यानी रिएक्शन होने से पहले जो आपने वेट रखा है, मास लिया है, और रिएक्शन होने के बाद जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ना तो कहीं पे बढ़ेगा ना तो कहीं पे घटेगा। हम सभी लोग इसी को नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, बस थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं तरीका बता देता हूं और आप सभी लोग अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। जैसे अगर हम सभी लोग यहां पर देखें तो जैसे एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास रिएक्शन है SO2 प्लस O2 इज इक्वल है SO3। जैसे ये रिएक्शन, तो क्या पढ़ने का तरीका होगा, क्या पढ़ने का नजरिया होगा, वो होगा 2 मोल SO2 का रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 के। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 2 मोल SO2 प्लस 1 मोल क्या है, O2 है। ठीक है, ये आपका पूरा मैटर किसका है, रिएक्टेंट का। और यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 मोल क्या है, SO3 का है। अब आपसे जो जो कह रहा हूं उसे देखिए, इनको आप मास में कन्वर्ट करिए जरा। मास में कन्वर्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई ये होता है 64, टोटल ये 128 आया। और यहां पर देखो 1 है और ये 32, तो ये 32 आया। और अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो जरा देखिए 160 के करीब आ रहा है ये आपका मास। ये जो आया, अब क्या चीज आया जरा बताइए, ये आया मास। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहां पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई 32 और 48, 32 और 48 अगर आप ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इनको देखो तो फिर से क्या आ जाएगा, 160। तो अब आप फिर से देख लीजिए, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास 160, प्रोडक्ट का मास 160, मतलब रिएक्शन होने के पहले जो मास था रिएक्शन होने के बाद भी वही मास है। इसका मतलब मास जो है वो न तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट क्या है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है। हम इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, आपसे मैंने एक छोटी सी बात किया था, प्रॉमिस भी किया था कि भाई एक मुद्दा उठा था, एक छोटी सी कहानी उठी थी, एक क्वेश्चन उठा था। क्योंकि एक साइंटिस्ट है जो आइंस्टीन, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। पहले के समय में 2 चीजें चल रही थी, एक लोगों के माइंड में मैटर चल रहा था और एक लोगों के माइंड में एनर्जी चल रहा था। मैटर जिसे आप सभी लोग स्पेशली बोलते हैं, उसके पास मास होगा ना, स्पेस ऑक्युपाइड करने की पावर होगी, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें ऐसे बोली जाती है। ये मैटर के बारे में था। तो लोग ये मानते थे कि जो हमारे पास मैटर है और जो एनर्जी है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, मैटर के बारे में साइंटिस्ट न्यूटन थे और न्यूटन साहब का ये कहना है कि मैटर एंड एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मतलब मैटर और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। उनके कहने का मतलब है कि अगर आप मैटर को पढ़ेंगे तो अलग रूल, अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ना है तो एनर्जी के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, ऐसा उनका मानना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक रूल बनाया था एनर्जी के लिए। तो यहां पर इसके लिए यहां पे बन गया कंजर्वेशन ऑफ मैटर या कंजर्वेशन ऑफ मास बन गया, ये रूल बन गया। कहा गया इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। काफी दिनों तक न्यूटन की बात मानी गई, लेकिन जब साइंटिस्ट आइंस्टीन आया उसने कुछ चीज एनालिसिस किया। वो एनालिसिस ये कर रहा है कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बनने में जरा मास देखिए क्या होगा। कार्बन कितना है, 1 मोल है,
तो 1 मोल कार्बन, तो कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो ये हो गया मास। मास इज इक्वल मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, तो 12 ये है। ऑक्सीजन में देखो 1 मोल है तो 132, ये आया 32, ये मास। तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना उसको मिला था, 44 ग्राम। तो वो ऐसी उम्मीद में था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 44 ग्राम। लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अब यहां पर देखिए 1 CO2 का कितना हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा 44। तो ये ऐसी उसकी उम्मीद थी कि जो प्रोडक्ट का मास होगा वो आपका 44 ग्राम आएगा और जो रिएक्टेंट का है वो तो आपका 44 है ही। ऐसा उसको सोच में था कि भाई ऐसा होगा। लेकिन वो देखकर आश्चर्य हुआ कि जो प्रोडक्ट का मास था वो कम था किसके मास से, रिएक्टेंट। मतलब ये CO2 जो है ये 44 ग्राम नहीं मिला। तो मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, गया कहां? क्योंकि न्यूटन साहब की एक बहुत बड़ी धाक थी, न्यूटन साहब का बहुत बड़ा डर था लोगों में कि भाई उन्होंने जो कहा है समझो भगवान है, वो सत्य हो गया है कि मैटर और एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आइंस्टीन तो सबसे पंगा लेते रहते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम सभी लोग थोड़ा सा इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में कार्बन प्लस O2 CO2 ही नहीं बनता है, प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, यहां मास कम हो रहा है और यहां एनर्जी बन रही है। तो साइंटिस्ट के माइंड में आया कि काम किया जाए। अभी देख रहा हूं कि जब हम इस सिस्टम को, मतलब इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करा दे रहे हैं, तो जैसे आप देखते होंगे घरों में ऐसा होता है, ओपन कंटेनर में करा दे रहे हैं, ये एनर्जी भाग जा रही है एनवायरमेंट में, तो हम इस एनर्जी का मास हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। कई काम करो यार, इसको एकदम से जो है आइसोलेटेड सिस्टम में करा दो। किस सिस्टम में करा दो, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब उन्होंने, आइंस्टीन ने क्या किया था, सिस्टम बदल दिया। और जब आइसोलेटेड सिस्टम में कराए तो ये देखते हैं प्रोडक्ट का टोटल जो मास था वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल था। मतलब ओपन सिस्टम में कराए थे तो प्रोडक्ट का मास कम था, और आइसोलेटेड सिस्टम में कराए थे तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का मास क्या था, एक दूसरे के इक्वल था। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया था। तो यहां पे उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। कहा कैसा है कि जब आप ओपन कंटेनर में कराएंगे तो ये जो हमारी एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी बाहर निकल जाती है, और इस एनर्जी के बाहर निकल जाने से प्रोडक्ट के मास में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब यही एक लाइन में देखो इन्होंने पंगा ले लिया कि एनर्जी बाहर निकलने से प्रोडक्ट के मास में कमी आती है। तो वहां साइंटिस्ट कहते हैं क्या ऐसा है कि मास ही एनर्जी में बदल गया है? तो आइंस्टीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जी हां, यहां पर जो मास की कमी आ रही है वो एनर्जी के फॉर्म में आ गई है। जैसे ही ये बात बोले तो आप बोल सकते हैं ना, देयर आर सम रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी according to Einstein, but according to Newton there are no relation। आप बात को समझिए। तो आइंस्टीन भी भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि भाई ऐसा है कि जो मास होता है वो लॉस होता है, पहली बात, और जितना मास लॉस होता है उसी के बराबर एनर्जी मिलती है। मतलब अब क्या कह सकते हैं कि मास जो है, कहा गया नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, अब तो हो गया ना डिस्ट्रॉय, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी बन रही है। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, सभी लोगों को, पूरी दुनिया को याद होगा आइंस्टीन का इक्वेशन, और आप अच्छी तरीके से उसको समझिएगा। वो इक्वेशन क्या था पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम उस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो सभी लोगों को याद भी होगा। अभी मैं बता दूं, मास जितना क्या होगा, लॉस होगा, ये प्रैक्टिकली है, एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा बनेगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मास लॉस के। और हमें याद है कि जब भी हम सभी लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और यहां पर कांस्टेंट छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कांस्टेंट है, सी स्क्वायर। सी लाइट की स्पीड है, तो इज इक्वल डेल्टा mc स्क्वायर कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऐसी भी बात बोला था कि आपने एक तरफ बोला कि मास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एनर्जी दूं तो मास प्रोड्यूस हो? तो कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेल्टा एम इज इक्वल ले लीजिए ई बाई क्या सी स्क्वायर, और सी आप देखो लाइट की स्पीड है 3 10 की पावर क्या है 8 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा ई 9 10 की पावर क्या हो जाएगा 16। अब आप बताओ 9 10 की पावर 16 क्या है? बहुत बड़ी एनर्जी है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, सॉरी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर यहां नीचे रहेगी तो एनर्जी कुछ भी दीजिए, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। वो आप बोल सकते हैं कि एनर्जी देने से मास बढ़ता है, बस मास में जो बढ़ोतरी होती है वो इतनी कम होती है कि हमें एहसास ही नहीं होता है। तो अब मैं आपसे एक शॉर्टकट में बता दूं, न्यूटन साहब का कहना है कि मास एंड एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी about them mass and energy, then there are different way for study. First, मास के लिए आप करते तो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल बनाया गया, एनर्जी के लिए ये बनाया गया ना, ऐसा न्यूटन का जमाना था। आइंस्टीन जब आया तो उसने बोला कि नहीं, मास और एनर्जी में रिलेशन होता है, और रिलेशन यही होता है कि बात को थोड़ा समझिएगा, एक मिनट। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो मास है और जो एनर्जी है इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? मास एनर्जी में बदल सकती है, एनर्जी मास में बदल सकता है। जब भी रिएक्शन होगा, अगर कहीं मास लॉस हो रहा है भाई, तो जितना मास लॉस होगा उसी के बराबर क्या मिलेगा, एनर्जी। तो ये सारी रूल्स को ऐसे बताया गया कि मास और एनर्जी का सम हमेशा इस दुनिया में कांस्टेंट रहेगा। ये नया रूल आया था कि मास और एनर्जी का सम हमेशा इस दुनिया में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहला लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, आपका ये पहला लॉ कंप्लीट हुआ है, और मैंने जाते जाते ये जरूर बोला था कि आप मास जब लॉस होगा तो एनर्जी बनेगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो मास बनेगा। अंतर क्या होगा कि जब एनर्जी लॉस होगी तो जो मास बनेगा बहुत थोड़ा सा बनेगा। बात समझ में? तो आप ये बात याद रखेंगे, यानी जैसे आप सब लोग सोच रहे होंगे अगर हम किसी बॉडी को एनर्जी दे तो उसका मास बढ़ेगा। जी हाँ, उसका मास बढ़ेगा, लेकिन इतना कम बढ़ेगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें ज्यादा समय लग गया, अब डायरेक्ट हम सीधे आते हैं किस पे, बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो चुका है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब सेकेंड लॉ के बारे में देखिए। अगर हम सेकेंड लॉ के बारे में देखेंगे तो आप देखिए, इसको साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड आप चाहे जहां से पाओ, जैसे अगर मेरे पास वाटर है और उसका फॉर्मूला क्या है, H2O है, तो यहां पर इसके जो सोर्स हैं बहुत हो सकते हैं। जैसे आप रिवर से पा सकते हैं, समुद्र से पा सकते हैं, ठीक है, हैंडपंप से पा सकते हैं, या बारिश होती है, रेन होता है तो आप वहां से पा सकते हैं। मतलब जो हमारे पास वाटर है, देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। तो हम वाटर के कई सोर्स हैं, लेकिन जब कभी भी वाटर मिलेगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। और H2O होने का मतलब क्या निकलता है कि जो भी आपका कंपाउंड वाटर का है उसमें ये चीज फिक्स है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका यही कंपाउंड वाटर का ही ले लेते हैं, तो यहां इन्होंने 2 बात किया था स्पेशली। एक होता है रेशियो ऑफ एटम, रेशियो ऑफ एटम, और दूसरा आपके पास होता है रेशियो ऑफ, एक आपके पास क्या होता है, रेशियो ऑफ एटम, और एक क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर मास। अगर हम H2O में देखेंगे तो रेशियो ऑफ एटम क्या होगा, 2:1 होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन है
और एक क्या है, ऑक्सीजन है। और रेशियो ऑफ मोलर मास देखेंगे तो हाइड्रोजन का देखो 2 आएगा और ऑक्सीजन का 16, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 क्या होगा, 8 होगा। तो मैं आपसे कह क्या रहा हूं, वाटर को पाने के सोर्स बहुत है, पर कहीं से भी वाटर मिलेगा फॉर्मूला H2O ही रहेगा। और जब H2O ही रहेगा तो इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में एटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है या फिर उनके मोलर मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप चाहे जिस वे में जाइए, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या, रेशियो ऑफ एटम या एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, एटम बोलिए या एलिमेंट्स बोलिए, या और आप बोल दीजिए रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। मास के टर्म में चलेंगे तो आप ये कहेंगे ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसका, ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में। और एक सबसे बड़ी बात कि आप इस कंपाउंड को फाइंड करने के लिए बहुत सारे रास्ते रहेंगे, देयर आर मैनी सोर्स फॉर फाइंडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को पाने का यहाँ पे बहुत सारा सोर्स रहेगा, पर जब भी एक कंपाउंड पाएंगे तो उसमें देखेंगे एलिमेंट्स का रेशियो सेम रहेगा, हमेशा सब सेम रहेगा, या उनके मोलर मास का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, स्पेशली तो ये आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और इस पर बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा ही देता हूं और आप अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसे मेरे पास मान के चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। हम सभी लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास मैग्नीशियम है और उसको हम जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं आपसे कहूं, बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास यहां पर 3 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम, ऐसा मैं सोच रहा हूं, या एक काम करिए, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास 1.8 ग्राम मैग्नीशियम है और जब जलाया गया तो यहां पर 3 ग्राम आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा क्या है कि हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। बात को समझिएगा, हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इस बार क्या किया गया, मैग्नीशियम को लिया गया है 2.5 ग्राम और जो ऑक्साइड बन रहा है वो 3 पॉइंट कितना है, 5 है। एक मिनट, कितना बन रहा है, ये 3.5 ग्राम बन रहा है। देखिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, डाटा वगैरह जो दिया होगा वो सब दिया रहेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। जैसे ये 2.5 ग्राम यहाँ है, 3.5 ग्राम है, और यहाँ पे 1.8, और ये आपके पास कितना है, 3 है। एक मिनट, जय हो। वाह, तो ये आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 1.8 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अनदर प्रोसेस 2.5 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म 3.5 ग्राम ऑफ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे पूछ सकता है कि आप सभी लोग एक काम करिए, यहां पर एक छोटा सा, हाँ एक मिनट,
1.5 ग्राम ये है और ये 2.5। मेरी बात समझिए, ऐसा है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन कहा गया और आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए, ये प्रूफ करिए, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, तो आप कैसे करेंगे? आप उसको अच्छी तरीके से देखिए। क्या करना होगा, हम हमेशा जब भी करेंगे ना, देखो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आप उस पर निगाह दौड़ाइए जिसमें एक ही चीज को कई मेथड से बनाया जाए। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो, देयर आर 2 वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके पास है। इसमें एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम है और कौन है? ऑक्सीजन है। बस आपको करना क्या है, दोनों प्रोसेस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, वो सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे। मैग्नीशियम तो यहां पर एक कंफर्म था 1.8 था। पहले वाले रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम कितना है? 1.8 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ऑक्सीजन कितना है? तो जरा देखो 3 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और 1.8 ग्राम मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इनमें से आप घटा दीजिए। जब 3 में से 1.8 घटा देंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 2। और इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 3/2। और 3/2 मतलब 1 पॉइंट कितना लिख सकते हैं? 5। आई बात समझ में? और उसी जगह आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो तो मैग्नीशियम दूसरे प्रोसेस में और ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम कितना है? 1.5 है। ऑक्सीजन कितना आएगा? इनमें से माइनस करिए, 1 आएगा। तो ये भी कितना आ गया जरा बताइए? 1 पॉइंट क्या आ गया? 5 आ गया। देखो हमने क्या किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अलग अलग मेथड से बनाया, लेकिन ये देखने को मिला कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो हर पल क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। इसी को हम सभी लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे मैंने कहा भी है कि 1.8 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड अनदर वे 1.5 gram of magnesium react with water and produce 2.5 gram magnesium oxide. Then tells us about that ये आपका which type of law are follow, ये आपका किस टाइप के लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि भाई जब हम एक ही प्रोडक्ट को कई मेथड से बना रहे होंगे तो वहां पर देखना कि आप उस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, मास का रेशियो। तो मैग्नीशियम इतना लिया गया था तो ये हमने कर दिया, इस केस में 1.5 तो यहां कर दिया। ऑक्सीजन निकालना था क्योंकि इसने ऑक्सीजन नहीं दिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना है और मैग्नीशियम इतना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन ही तो होगा। तो मैग्नीशियम घटा दो, जो बचा ऑक्सीजन है, तो यहाँ 3 में से 1.8 माइनस कर दो, 1.2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे इनमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका है लॉ ऑफ क्या? डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा आप सभी लोगों के या बहुत से लोगों के माइंड में डाउट रहता है, तो मैं आज वो डाउट एकदम से क्लियर कर दूं कि लॉ ऑफ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो कहना क्या चाहता है। मैं इस लॉ को जो है एकदम तोड़ के पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होगा कि आप देखो, जैसे अगर 2 एलिमेंट्स अगर वो कंबाइंड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं, और एक से अधिक मोर देन 1 प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम सभी लोग अगर किसी एक का मास सेम कर दें, किसी एक का 1 एलिमेंट, किसी एक का मास हम क्या कर दें? सेम कर दें, तो जो दूसरा बचा रहेगा ना उसके मास का रेशियो क्या रहेगा? सिंपल रहेगा। कैसा रेशियो रहेगा? सिंपल। मैं फिर से समझा रहा हूं, यही पूरा है। अगर 2 एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं और एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कंबाइंड होंगे, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बनाएगा CO और एक बनाएगा CO2। आया?
इनमें से कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट का मास सेम कर दें, अब इनमें देखो एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, जो इजी लगे उसी को सेम करिए। तो ये 12 ग्राम, ये 12 ग्राम, तो जो दूसरा बचा हुआ है उनके मास का सिंपल रेशियो होगा। तो ये आपका क्या होगा 16 होगा, और ये आपके पास क्या होगा 32 ग्राम। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और ये आपस में कैसे हैं, सिंपल रेशियो में हैं, क्योंकि आप इनको अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 रेशियो कितना मिलेगा 2। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं और भी एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, आप उसे देखिएगा। एग्जांपल ये है, जैसे सल्फर है ऑक्सीजन है, ये कंबाइंड होगा तो दो चीज बनाएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। हम किसी एक का मास सेम करेंगे, जैसे सल्फर का आप 32 है तो आप इसका आप सेम कर दीजिए, यहां पर भी देखिए 32 ही होगा। ये तो है कि हो जा रहा है, एक सेम हो जा रहा है, कभी कभी नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। जो दूसरा बचा हुआ है, दूसरा क्या बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा 32, और यहां पर आप देखो कितना आएगा इसका 48। भाई एक का 16 होता है ना मोलर मास, 32 और 48 में देखिए क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तीन 48। देख लीजिए 2:3 का एक सिंपल रेशियो बना। तो ये आपके पास कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं, आप उन एग्जांपल को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम इसी जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लें, तो ये दो चीज बनाता है, एक बनाता है H2O और एक बनाता है H2O2। Whenever two element combined and produce more than one product, then in which if one element having same mass, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है तो आप देखो इसका मास क्या है, सेम यहां हो जा रहा है, कभी नहीं भी होगा, करना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ है उनका जो मास होगा वो सिंपल रेशियो होगा। ये तो 16 हुए, ये 32 हुए, इनका सिंपल रेशियो होगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे एक मैं आपको और भी एग्जांपल दे रहा हूं और आप अच्छी तरीके से उसको देखेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहां तो बहुत बड़ा चीज होगा क्या, ये जब कंबाइंड होंगे तो 5 ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाता है NO, एक बनाता है N2O, एक बनाता है NO2। देखते हैं क्या करना होगा, ऑर्डर चेंज हो कोई दिक्कत नहीं है। एक N2O3, एक N2O5, ये 5 बनता है। मैं आपको बताऊं ऑर्डर भी क्या होना चाहिए था। चलिए इसी तरह से इसी वे में आप करे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर जो होगा सो देखा जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, ऑर्डर जो होना चाहिए था, हो सकता है वो आपके बुक में N2O3 पहले रखा हो, NO2 बाद में रखा हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आसानी से। यहां पे आप दोनों का मास निकालिए। पहले मैं इस साइड नाइट्रोजन का रख रहा हूं और इस साइड ऑक्सीजन का रख रहा हूं। यहां पर बताइए नाइट्रोजन कितना होगा 14, यहां पे 28, ये 14 और यहां पे 28। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, यहां पे 48 और यहां पर कितना हो जाएगा जरा बताइए, ये 32 और यहां पर हो जाएगा 80। सही है, एक का 16 होता है। अब आपको क्या करना है, एक का सेम करना है। इसमें तो किसी का भी सेम नहीं, यही 2 सेम थे, यहां तो देखो 1 2 3 सेम था। तो आप क्या करेंगे, 2 को सेम कर लीजिए। कैसे करना है, आप इनमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इनके नीचे में भी कर दीजिएगा। तो ये बताइए कितना हुआ 28 हुआ। ऐसे यहां 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहां भी करिएगा, तो ये 64 हुआ और ये 28। देखो हमने सबको सेम कर लिया ना। और ये आपके पास क्या हो गया 32 हो गया। अब बताओ 32, 16, 48, 64 इन सब का रेशियो सिंपल ही तो बन रहा है। 32 को आप बोल सकते हैं 2, इसे बोल सकते हैं 1, इसे बोल सकते हैं 3, इसे बोल सकते हैं क्या 16 चौके 64 और इसे बोल सकते हैं 5। मैं आपको बता दूं क्या हुआ होगा आपके बुक में, आपके बुक में N2O को पहले रखा गया होगा
और NO को बाद में रखा गया होगा, इससे रेशियो आपका इधर ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपके बुक में 1:2:3 रेशियो 4 रेशियो क्या होगा 5 होगा। तो घबराइएगा मत, मैंने कैसे आपको बताया चीज समझ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप सोच रहे होंगे डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा और आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।